हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मा गैलेक्सी में। आज हम लोग बात करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर में ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी टॉपिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनलीज आते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, अगर हम इसके डिफिनेशन के बारे में बात करें, सेल इज डिफाइंड एज अ बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म, उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, मतलब ऐसा यूनिट जिसका स्ट्रक्चर हो और वो फंक्शन भी करती हो, वो क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट का मतलब क्या हुआ कि हम और सिंपल भाषा में समझना चाहे तो ऐसे समझिए कि एग्जांपल के थ्रू, जैसे घर है। ठीक है, घर हमारा किससे मिलकर बनता है? ईंट से मिलकर बनता है। ठीक है, तो घर की यूनिट क्या हुई? ईंट हुई। एक एक ईंट से मिलकर हमारा घर बनता है, तो घर की यूनिट क्या हुई? ईंट हुई। ठीक है, ये फंक्शन भी प्रोवाइड कराता है हमारे मतलब घर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है ना। ठीक है, तो ये फंक्शन भी है। तो ये क्या हो गया? हमारे घर का क्या हो गया? यूनिट हो गया। उसी हिसाब से हमारी बॉडी की यूनिट जो है वो क्या है? सेल है। ठीक है, एक एक सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। फिर टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो उसी हिसाब से हमारी बॉडी की जो यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो क्या है? सेल है। ठीक है, अब सेल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जो सेल टर्म है वो सबसे पहले किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था, क्योंकि इसकी डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में। ठीक है, और सेल बायोलॉजी के फादर कौन है? जॉर्ज एमिल पैलेट। ठीक, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब सेल से बने होते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं, जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और उसके अलावा जितने भी होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब सेल को और अच्छे से जानने के लिए हमने सेल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा ऑर्गेनलिज, चौथा है इंक्लूजन। ठीक है, जिसमें से ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि इस पे कुछ फर्क पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सेल के बारे में। ठीक है, ये हमारा क्या है? सेल का डायग्राम है। अब देखिए, इसमें हम समझते हैं, ये हमारा है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब इसमें जो ग्राउंड पार्ट है, ये जो ग्राउंड पार्ट देख रहे हैं आप, ये जो ग्राउंड पार्ट है, जो न्यूक्लियस से और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो ग्राउंड पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म। अब इसके बीच में, अब इसके अंदर जो ये सब ऑर्गेनलीज पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये इसको हम क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनलीज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया आपका। साइटोप्लाज्म मतलब इसका जो ग्राउंड पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ऑर्गेनलीज क्या है? ये जो ऑर्गेनलीज पाए जा रहे हैं, ये चाहे वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, गोल्जी अपैरेटस हो गया, ये सब क्या है? ऑर्गेनली हो गया। और इंक्लूजन किसे कहते हैं? जो सिक्रेशन हो रहा है इसके अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? इंक्लूजन कहेंगे। एक अगर हम और आसान बनाना चाहें इसको, तो हम एक क्रिकेट ग्राउंड की तरह इसको समझिए कि ये क्या है? बाउंड्री हो गई। ठीक है, बाउंड्री हो गई ये क्रिकेट ग्राउंड की, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो ये ग्राउंड है उसको हम क्या कहेंगे? क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट ग्राउंड क्या है? यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस क्या है? पिच। ठीक है,
न्यूक्लियस क्या हो गया, पिच, और ये जो ऑर्गेनलीज है वो क्या हो गए, प्लेयर हो गए। ठीक है, जो बाउंड्री है उसे हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ग्राउंड है उसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, और जो प्लेयर्स की तरह इधर उधर अपने पोजीशन पे है वो क्या हो गया, ऑर्गेनलीज हो गए, सेल ऑर्गेनलीज, और जो बीच में वो न्यूक्लियस, सेंटर में जो होता है वो क्या है, जो न्यूक्लियस कहलाएगा। ठीक है, अब एक एक करके हम इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, एक एक करके इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये जो बीच में ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, मैंने बताया अभी, और ये जो है वो ग्राउंड पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्म हो गया। ये जो आपको हवा में उड़ता दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये राइबोसोम है। जो हवा में उड़ रहा है आपको, ये क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम, इसके अंदर बहुत पावर है, इसलिए हवा में उड़ रहा है, समझ रहे हैं। तो और जो बीच में सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। और जो सबसे बीच में छोटा सा पाया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस कहेंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारा लाइसोसोम हो गया। ये हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो जुड़ा हुआ है इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसके एक पार्ट में क्या है, देखिए, राइबोसोम। ये जो हवा में उड़ रहा है यहाँ पे ये अटैच है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, राइबोसोम कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ये अटैच है तो इस यहाँ पे क्या हो गया, ये रफ एंडोप्लाज्मिक। अगर ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक से अटैच हो जाए, यहाँ पे आकर बैठ जाए, इसे हम क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे ये नहीं अटैच है उससे हम क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका अलग फंक्शन होता है, इसका अलग फंक्शन होता है। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम शुरू करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब ये किससे किससे मिलकर बनता है, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनता है, कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनता है, और प्रोटीन से मिलकर बनता है। ठीक, इट इज आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। जैसे मैंने बताया ये सेल है, ठीक है, इसकी आउटर कवरिंग क्या है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर कवरिंग बाउंड्री जो है ये क्या है, डबल लेयर होती है। इसको मैंने इतना मोटा इसीलिए बनाया है, ठीक है, क्योंकि ये डबल लेयर होती है और आसानी समझ में आ जाए अगर ये मोटा रहेगा तो। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, सेपरेट द एनवायरनमेंट बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। मान लीजिए सेल का इनसाइड है, ये सेल का आउटसाइड है। ठीक है, एनवायरनमेंट, यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ का एनवायरनमेंट सेल मेम्ब्रेन अलग करके रखता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या काम करता है, सेल के अंदर का एनवायरनमेंट और सेल के बाहर का एनवायरनमेंट को सेपरेट करने का काम करता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब रेगुलेट द पैसेज ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर कौन सी चीजें आएंगी, कौन सी चीजें सेल के बाहर जाएंगी, ये भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, यहाँ से कौन, ये सेमी परमिएबल है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा सेमी परमिएबल है, मतलब कुछ चीजें जा भी सकती है, कुछ चीजें रुक भी सकती है, वो पास नहीं कर पाएंगी। ठीक, तो कौन सी चीजें वो जाएंगी, कौन सी चीजें वो आएंगी, ये रेगुलेट करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो क्या करता है, लिपिड सॉल्युबल मटेरियल को परमिशन देता है वो अंदर आने या फिर अंदर से बाहर जाने के लिए। ठीक है, और जो प्रोटीन होता है वो चैनल या फिर पोर्स टू परमिट द पैसेज ऑफ वाटर और आयंस, ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोटीन। ठीक है, मेम्ब्रेन में वाटर या फिर आयंस की पैसेज को परमिट करने के लिए। सब प्रोटीन सर्व्स एज अ रिसेप्टर ऑफ हार्मोन्स। ठीक, कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो रिसेप्टर का काम भी करते हैं हार्मोन्स के लिए। ठीक है, और हम बात करें अगर जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट होता है वो किस किस तरह से होता है, सिंपल डिफ्यूजन से होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन से होता है, ऑस्मोसिस से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। ठीक है, इसको मैंने डिटेल में उसमें पढ़ाया हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में मैंने पढ़ाया हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है, उसमें मैंने ये चीज़ डिटेल में पढ़ाई हुई है। यहाँ भी मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, लेकिन जिसको डिटेल में समझना है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जाके देख ले, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, रैंडम मूवमेंट ऑफ मटेरियल
ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे क्या होता है कि रैंडम मूवमेंट ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है, मटेरियल का रैंडम मूवमेंट कहाँ से, जहाँ हायर कंसंट्रेशन है वहाँ से टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है कि जो पार्टिकल जो मटेरियल वो पास नहीं हो पा रहे हैं उसके लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करा देते हैं, कोई कैरियर प्रोवाइड करा देते हैं जिसके थ्रू वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास हो जाता है, ठीक है। जैसे सेल मेम्ब्रेन में ये कम प्रोटीन करता है, ठीक है, प्रोटीन के थ्रू एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा देता है जिसके थ्रू मटेरियल पास हो जाता है, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, इसमें वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये तीन चीज़ों में इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए ये मूवमेंट होता था, लेकिन यहाँ पे जो है ये इक्विलिब्रियम पहले से अचीव हो चुका है, तो यहाँ पे मूवमेंट करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ट्रांसपोर्ट जिसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़े उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। एनर्जी का काम यहाँ कौन करता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है, ग्राउंड पार्ट। मैंने आपको बताया था जो ग्राउंड पार्ट होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ग्राउंड सब्सटेंस इन विच सेलुलर कंपोनेंट आर फाउंड, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म में कहेंगे। सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सेमी ट्रांसपेरेंट होता है फ्लूइड, ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, जिसमें इसका वाटर कॉन्स्टिट्यूट कितना होता है, 75 to 90% वाटर होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ऑल कंटेन्स सॉलिड कंपोनेंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। इसमें सॉलिड कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं ऑर्गेनेल्स के बारे में, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियस। ओवल इन शेप होता है, ठीक है, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द सेल। सारे ऑर्गेनेल्स से सबसे बड़ा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द सेल, ये सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर सेल स्ट्रक्चर बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। मैंने आपको उसमें बताया था स्ट्रक्चर में, ये देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, हाँ, ये हमारा साइटोप्लाज्म। इन दोनों को जो सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन द न्यूक्लियस अ जेली लाइक फ्लूइड कॉल्ड फिल्ड विथ न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता था, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे भी एक जेली लाइक फ्लूइड पाई जाती है, जेली लाइक फ्लूइड, जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब है हमारा दूसरा राइबोसोम। राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, आरएनए से बनता है राइबोसोम। और इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है, एक होता है ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक ग्रैनुलर को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब जहाँ पे रफ पाया जाता है, मतलब कि जहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है, उसे हम क्या कहते, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और जहाँ पे नहीं पाया जाता है वहाँ पे क्या होता है, लिपिड का सिंथेसिस होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से करीब में एकदम जुड़ा हुआ होता है। इट इन्वॉल्व्स इन द इंट्रासेलुलर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी इंट्रासेलुलर एक्सचेंज है उसमें भी ये इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, गोल्जी एपरेटस भी कह सकते हैं।
एकदम न्यूक्लियर के पास पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर के पास में ही होता है ये। इट सर्व्स एज अ पैकिंग डिलीवरी ऑफ प्रोटीन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है, कि क्या काम करता है कि प्रोटीन की पैकिंग और उसकी डिलीवरी टू द वेरियस पार्ट ऑफ द सेल, सेल के अंदर ही तरह तरह के जगहों में पहुंचाने का काम करता है, डिलीवरी का काम करता है प्रोटीन। अब माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, स्मॉल स्फेरिकल रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, possess डबल मेम्ब्रेन होता है। आउटर लेयर इज स्मूथ एंड इनर लेयर इज अरेंज्ड इन अ सीरीज ऑफ क्रिस्टी। ये देखिए, ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये 2 मेम्ब्रेन में है। ये आउटर लेयर क्या है, एकदम सीधा सीधा है, और इनर लेयर ये फोल्डेड स्ट्रक्चर में है इधर अंदर की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। लास्ट है हमारा लाइसोसोम। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड हैव सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है और ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है। दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन मैनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके पास क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है जो क्या काम करता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑर्गेनेलिज। अब आता है हमारा सेल इंक्लूजन क्या होता है। दे आर द सेक्रेशन एंड स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ द सेल, ठीक है, तो हमारे सेल के अंदर जितने भी सेक्रेशन होते हैं उसको और जो स्टोरेज होता है, स्टोर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल इंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। इट इज मेनली ऑर्गेनिक एंड इंक्लूड्स मेलेनिन ग्लाइकोजन लिपिड, ठीक है, ये ज़्यादातर ये ऑर्गेनिक होता है, इसमें मेलेनिन ग्लाइकोजन लिपिड भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके ऑर्गेनेलिज क्या क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।